भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2, विषय 8, किसान, जमींदार और राज्य। इसके अंतर्गत आज हमारा शीर्षक 2.3 है, ग्रामीण दस्तकार। ये दस्तकार क्या होते हैं? अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो दस्तकार का मतलब होता है जिनके अंदर कौशल होता है, हाथ की कारीगरी होती है, वो दस्तकार होते हैं। अपने आप में इनके अंदर कला होती है। अपने हाथ से ये वस्तुओं को इतना सुंदर बना देते हैं, आकर्षक बनाते हैं और उनमें उपयोगिता भी डाल देते हैं जिससे लोगों के वो काम आती हैं। इन दस्तकारों में सोनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं जो लकड़ी का कार्य करते हैं, कुम्हार हैं, विभिन्न प्रकार के दस्तकार होते हैं, जुलाहे हैं जो कपड़े का बुनाई का काम करते हैं, रंगरेज हैं। रंगरेज का मतलब होता है कपड़ों पर ये डिजाइन निकालते, उसको रंगते थे पहले। क्योंकि कपड़ा पहले कपास से बनता था, सीधा कपास के धागे से, तो कपड़े का एक ही रंग हुआ करता था, सफ़ेद, वाइट। लेकिन जो रंगरेज होते थे उनको रंग करके कलर उनका चेंज कर देते थे। आज से कुछ समय पहले तक तो ऐसा भी होता था, 2-3 महीने एक हमने दूसरे कलर से पहना और उसके बाद फिर कहा ये कलर अच्छा नहीं है तो उसी को दूसरे कलर में रंगवा लिया जा करके, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता था, कपड़ा चूँकि ख़राब नहीं होता था। तो आज हमारा जो विषय है ग्रामीण दस्तकार। अलग अलग तरह के कार्य, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू था। गांव में यानी ग्रामीण जो समाज था उसमें अलग अलग प्रकार के व्यवसायों में लोग काम करते थे। कोई बर्तन बना रहा है, कोई आभूषण बना रहा है, कोई लोहे के कार्य कर रहा है, कोई लकड़ी का कार्य कर रहा है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में फैले हुए लोग एक ग्राम में, और उनके बीच जो संबंध होते थे बड़े रोचक संबंध होते थे, एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे इनके संबंध। आपस में लेन देन के भी रिश्ते होते थे, क्योंकि लेंगे देंगे नहीं तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा, तो लेन देन के संबंध थे और बड़े रोचक थे। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गाँव के सर्वेक्षण, जैसे अंग्रेजी शासन भारत में प्रारंभ हुआ तो उसके शुरुआती समय में भारतीय गाँव का एक सर्वेक्षण हुआ और मराठाओं के दस्तावेज, मराठा जो थे उनके इतिहास का दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। मतलब 2 स्रोत मिले हमको ग्रामीण दस्तकारों की जानकारी देने के लिए, और इन 2 स्रोतों में आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं अंग्रेजी शासन का प्रारंभिक ग्रामीण सर्वेक्षण, उसकी हमें उससे जानकारी मिलती है कि गाँव में दस्तकार कैसे रहते थे। और दूसरा स्रोत हमको मिला है मराठाओं के दस्तावेज। इन 2 बातों से या 2 स्रोतों से हमें ग्रामीण समाज के दस्तकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती। ये क्या बताते हैं कि गांव में दस्तकारों की अच्छी खासी तादाद होती थी, यानी इनकी संख्या अच्छी खासी होती थी। लगभग 25% लोग दस्तकार ही हुआ करते थे गांव में। जब 25% लोग दस्तकार होते थे, हम ग्रामीण विशेषताओं को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि गांव के लोगों का जो मुख्य आधार होता है, उनकी जीवन निर्वाहन का जो साधन होता है वो मुख्य रूप से कृषि होता है। अब कृषि के साथ साथ वहाँ दस्तकार भी थे। 25% अगर दस्तकार हैं किसी गांव में तो ये उनमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कौन दस्तकार है और कौन किसान है। चूंकि वही किसान थे वही दस्तकार भी थे, ऐसा भी था, ड्यूल सिस्टम था। कहीं कहीं तो होता भी है, आज भी मिल जाता है, कृषि भी करते हैं लोग और दस्तकारी भी कर लेते हैं। तो जैसे एक बढ़ई ले लेते हैं, वो लकड़ी का कार्य करता है, साथ साथ में वो दस्तकारी भी करता है, साथ साथ में वो कृषि भी कर लेता है। अपनी खेती उसके पास है तो वो कृषि का भी काम करता है और दस्तकारी करता है। लकड़ी के
गांव में 25% संख्या दस्तकारों की थी और कभी कभी यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि किसान कौन है और दस्तकार कौन है। किसानों और दस्तकारों के बीच अंतर करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, दस्तकारी का भी कर लेते थे और किसानी का भी करते थे। खेतीहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। जो खेतीहर होते थे, किसान, वो कई तरह के कार्यों में शिरकत करते थे, यानी दस्तकार भी थे और किसान भी थे। मसलन रंगरेजी इनका कार्य होता था वस्त्रों को रंगना। एक इनका व्यवसाय था, केवल वस्त्रों को रंगने का ही काम ये करते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के या ग्रामीण समाज की एक कड़ी। कपड़े पर छपाई करते थे ये लोग। मिट्टी के बर्तनों को पकाना, मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनको पकाना, खेती के पकाने वाले होते थे, यानी मिट्टी के बर्तन को पकाने वाले, इनको कुम्हार बोलते थे। मिट्टी के बर्तनों को पकाना। ये जो कुम्हार नामक दस्तकार हैं हमारे, इन लोगों का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा एहसान है। भारतीय समाज पर इनका बहुत बड़ा एहसान है, और हम तो कहते हैं इतिहास पर भी बहुत बड़ा एहसान है। जब भी हम खुदाई करते हैं, ऐतिहासिक उत्खनन के कार्य जब किए जाते हैं इतिहासकारों के द्वारा, तो उसमें भी मृत भांडे पाए जाते हैं। यानी मनुष्य की सभ्यता का जैसे ही विकास हुआ तो मिट्टी के बर्तन ही उसके काम आए, और मिट्टी के बर्तनों से हम लोगों ने कई जिंदगियां निकाली हैं, हजारों वर्ष निकाले। हम जब धातु से परिचित नहीं थे तब मिट्टी के बर्तन ही हमारे काम आते। तो इनका काम होता था मिट्टी के बर्तनों को पकाना। इसके बाद आता है खेती के औजारों को बनाना। ये लोहार, ये लोहा कर्म करते हैं और ये खेती के लिए औजार बनाते हैं। जैसे हल के लिए फाल बनाना, या फिर उनकी मरम्मत करना। इसी प्रकार काष्ठ कर्म के लिए बढ़ई हुआ करते थे। इनका काम था काष्ठ कर्म, लकड़ी का काम इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके बाद आते हैं सोनार। इनका कार्य था स्वर्ण आभूषण बनाना। खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय से खेती और दस्तकारी का काम करते थे। यानी कि जो किसान होते थे, किसानों के पास जब फुर्सत होती थी, जैसे खेत की बुआई करना, फिर उसकी सुहाई करना, और सुहाई और कटाई। तो पहले उनने क्या किया, बुआई की, बुआई के बाद सुहाई की,
सुहाई का मतलब होता है फसल को साफ रखना, उसकी निराई गुड़ाई करना, फसल को पोषण मिल सके। इसके बाद सिंचाई या बीज का जो कर्म होता है कटाई के, बुआई के बाद और कटाई के पहले जो कृषि के साथ, फसल के साथ हम जितनी भी क्रियाकलाप करते वो सब सुहाई के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद कटाई। इन तीनों क्रियाओं के बीच में जो गैप होता था, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप में किसान क्या करते थे? दस्तकारी कर लेते थे। तो ये खेतीहर किसान होते थे, ये दस्तकारी करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहां तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। ये सारे दस्तकार अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, जो सेवाएं करते थे गांव के लोगों की, इसके बदले में गांव के लोग भी उनका ध्यान रखते थे, उनकी अदायगी करते थे। यानी कि जिन्होंने जो काम किया उसका कुछ तो देना पड़ेगा। तो आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, जैसे फसल हुई उसका कुछ हिस्सा इन लोगों को दे दिया जाता था, या फिर जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, उपजाऊ जमीन का कुछ टुकड़ा जिस पर वो खेती कर सके। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, खेती के लायक है लेकिन बेकार पड़ी थी। जमीन बेकार पड़ा रहने का उस समय का कारण था कि उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे खेती करने के लिए। ट्रैक्टर नहीं था, बड़ी मुश्किल से खेती कर पाते थे, सिंचाई के साधन भी नहीं थे। तो जो खेती योग्य जमीन होती थी, पड़ी रहती थी, वो किसी को दे दी जाती थी, इन्हीं दस्तकारों को। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या बतन बन गई। यानी महाराष्ट्र में जो किसानों के पास जमीन होती थी, पड़ी रहती थी, उसका फैसला पंचायत करती थी और उनको दे दी जाती थी दस्तकारों को। जब दस्तकारों को दे दी जाती थी तो वो जमीन या तो मीरास या फिर उनके लिए बतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हो गया। उस जमीन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार हो गया, मतलब हमेशा के लिए अधिकार हो गया। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती है। कुछ दिनों बाद ये व्यवस्था बदल जाती है, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। पहले पंचायत के द्वारा उनको जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, अब इस व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब किसान और दस्तकार दोनों आपस में बात करके सहमति बना करके वो एक दूसरे को जमीन या फिर फसल का हिस्सा दे सकते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। विनिमय का मतलब है अदला बदली। हमें कोई वस्तु चाहिए, हमें कोई सेवा चाहिए, उसके बदले में हम जो देते हैं वो वस्तु और सेवाओं का विनिमय कहलाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करने के लिए किसान और दस्तकारों के बीच समझौता हो जाता था, और जो दस्तकार थे वो अपनी सेवाएं बेचते थे और किसान उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको देते थे। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। बंगाल में देखो, लोहार, सोनार, बढ़ई, इनको वहाँ के जो जमींदार होते थे रोज के कार्य के लिए या तो रोज दैनिक भत्ता देते थे, प्रतिदिन उनको देते थे, या फिर उनको भोजन देते थे, खाने के लिए नकदी दे देते थे, जिससे वो अपना भरण पोषण कर। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। जजमानी व्यवस्था क्या होती है? गांव के दस्तकार या सेवादार जो व्यक्ति होते हैं वो गांव के अन्य किसानों की अपनी सेवा या फिर अपनी दस्तकारी से अपनी सेवाएं बेचते थे, और इसके बदले में उनको या तो प्रतिदिन का दैनिक भत्ता दे दिया जाता था या फिर नकद उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता था। इसी व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। जजमानी व्यवस्था कब आई? 16वीं शताब्दी में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसके सबूत मिलते हैं। ये सबूत मजेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। यानी कोई फेरबदल नहीं हो सकता था, हम अपना जजमान बदलना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता था।
ऐसा नहीं है कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारत था, ये भी नहीं है कि नकद अदायगी नहीं की जाती थी। जजमानी व्यवस्था में ज़्यादातर फसल की उपज का एक भाग दिया जाता था और इस भाग को कैसे साल में 2 बार खलिहानी होती है। हमारे यहाँ उस समय 2 प्रकार की फसलों का हमें जिक्र मिला है, 2 प्रकार की फसलें हुआ करती थी। इतिहास हमको बताता है किसी किसी ज़मीन पर ही हो पाती थी 3 प्रकार, नहीं तो 2 प्रकार की फसलें होती थी। तो हमारे देश में, भारत में 2 त्यौहार फसल के आने पर मनाए जाते हैं। 2 फसलें आती हैं, 2 प्रकार की खलिहानी होती है। एक तो खरीफ की फसल जो कि सामान्यतः अक्टूबर के महीने में आ जाती है, और एक होती है रबी की फसल जो मार्च और अप्रैल के बीच में आ जाती है। अप्रैल में ये लगभग आ जाती है। तो ये 2 प्रकार के होते थे। इसको अगर हिंदी मास के अनुसार देखा जाए तो ये कार्तिक के महीने में आती थी और एक चैत्र के महीने में फसल हमको प्राप्त होती थी, और दोनों समय खलिहानों में किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में फसल होती थी। तो जो भी उनके दस्तकार होते थे, सेवादार होते थे, उनको उसी समय वो अदायगी कर देते थे। अगला शीर्षक है 2.4 एक छोटा गणराज्य। 2.4 है एक छोटा गणराज्य। एक छोटा गणराज्य। एक छोटा गणराज्य। जैसा कि आपको पता है 16वीं और 17वीं शताब्दी में हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हो चुकी थी। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें, हम कैसे माने कि ग्रामीण समुदाय की हमारे लिए क्या अहमियत थी, क्या महत्व था। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। मतलब 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज अफसर थे यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक ग्रामीण समुदाय को देखा और उन्होंने ये पाया कि ये सामूहिक तौर से भाईचारे के साथ रहते हैं और संसाधनों का और श्रम का बंटवारा भी करते हैं। संसाधन का मतलब उनके पास जो भी संसाधन है, जैसे गांव में वन है, पशु चराने के लिए भूमि है, जल स्रोत, तालाब इत्यादि हैं, इनका बंटवारा अपने आप ही कर लेते थे। यानी संसाधनों का बंटवारा और श्रम का बंटवारा, किस व्यक्ति को कौन से कार्य करने हैं ये भी करते। तो एक उनके लिए एक गणराज्य की तरह था। ये उनके लिए गणराज्य की तरह काम करता था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, किंतु वो अंग्रेज अफसर कहता है कि हमको ये नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, यानी सभी लोग समान थे। इसमें ऊंच नीच का कहीं ना कहीं जिक्र आता है। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, यानी संपत्ति पर मालिकाना हक स्वयं के होते थे। जो जिसकी जमीन या जायदाद होती थी वो उसकी स्वयं की संपत्ति होती थी। साथ ही जाति और जेंडर, जेंडर कहते हैं लिंग को, पुरुष और स्त्री 2 प्रकार के जेंडर। साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। जातियों के नाम पर और लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ जातियों को बहुत निम्न स्तर का माना जाता था और कुछ जातियों को उच्च स्तर का माना जाता है। और लिंग संबंधी विषमताएं स्त्री और पुरुष में भारी विषमता थी। बहुत से ऐसे कार्य थे जो स्त्रियों के लिए वर्जित थे, उनको वहां जाना ही वर्जित था। बहुत से कार्यों में स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो पाती थी, उनका वहां कोई औचित्य ही नहीं होता था। अगर भूल से भी कोई पहुंच जाती थी तो हंसी की पात्र बनती थी। तो लिंग संबंधी और जाति संबंधी बहुत सारी विषमताएं उस समय मौजूद थीं। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे। गांव के ताकतवर, गांव के चौधरी, गांव के मुखिया, गांव के जमींदार, जो अपने आप में ताकतवर होते थे और गांव की पंचायत के माध्यम से ये गांव के लोगों पर अपना वर्चस्व रखते थे। सारे फैसले भी यही लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे।
कमज़ोर वर्गों का ये लोग शोषण करते थे। आपने किसी हिंदी मूवी में देखा हो, गांव में चौधरी, गांव के जमींदार या गांव के ठाकुर, किसी भी गरीब व्यक्ति के पास उनका एक दूत या उनका एक संदेश वाहक जाता है और कहता है ठाकुर साहब ने बुलाया है। बेचारा अपने सारे काम छोड़ करके, हाथ जोड़ करके ठाकुर साहब की डेवड़ी पर खड़ा है। डेवड़ी का मतलब एक दरबार जैसा वो लगाते थे, पता नहीं आज ठाकुर साहब हमको क्या सजा दे दें। तो मतलब फैसले लेना भी इन्हीं लोगों का काम था। तो गांव वालों का ये क्या करते थे, कमजोर लोगों का ये शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। जो भी न्याय करना है, पंचायत बैठी है, गांव के जमींदार ऊंचे चबूतरे पर या ऊंची डेवड़ी पर बैठ करके वहीं से फैसला सुना देते थे और उस फैसले के खिलाफ कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील कुछ काम नहीं करता था। जो दे दिया सो दे दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। अब गांव में और शहर में कि क्या होता था, गांव और शहरों के बीच में व्यापार होने लगा था और इस कारण अब नकद का रिश्ता भी फैल चुका था। क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो जजमानी व्यवस्था थी वो वर्ष में केवल फसल के रूप में उनको दिया जाता था, लेकिन अब गांव और शहर एक दूसरे से जुड़ चुके थे, व्यापार होने लगा था, तो अब नकद का रिश्ता भी जोड़ा जाने लगा। मतलब अब किसी भी हम व्यापार को के लेन देन को तटस्थ नहीं कर सकते हैं या उसको टाल नहीं सकते हैं कि हम खलिहानी पर पैसा देंगे। अब तो नकद देने का भी रिवाज चल पड़ा था। यहां मुगलों की अगर बात करें, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में होती थी जाती थी। यानी मुगलों का जो केंद्रीय इलाका था वहाँ कर की वसूली नकद रूप में होती थी, मुद्रा के रूप में होती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, कुछ दस्तकार गांव के ऐसे भी थे, वो काय के लिए उत्पादन करते थे, निर्यात के लिए, विदेश भेजने के लिए। अपने देश में नहीं बेचते थे वस्तु, विदेश भेजने के लिए या निर्यात के लिए कुछ उत्पादक उत्पादन करते थे। उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नकद में ही मिलता था। यदि कोई वस्तु का निर्यात करता था तो उसको कहाँ से, उसको जो मजदूरी मिलती थी या वस्तु का मूल्य मिलता था वो नकद में ही मिलता था, मुद्रा के रूप में। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी की ही होता था। मतलब 3 नकदी फसलें थी उस समय की, कपास, रेशम या नील। इनका अगर उत्पादन करते थे किसान तो इसके बदले में भी उनको नकद मुद्रा प्राप्त होती थी। नकद का मतलब है मुद्रा से, और इसके अलावा अन्य चीज़ें जो होती थी, व्यापार की जो अदायगी होती थी उसको भविष्य के लिए टाल दिया जाता था, स्थगित भुगतान जिसको कहा जाता है। जैसे किसी किसान ने कोई फसल बेची तो उसको कह दिया जाता है कि अब आपको आने वाले 2 महीने बाद हम आपको इसके बदले में ये दे देंगे, वस्तु दे देंगे। नकद नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ नकदी प्रारंभ हो गई थी। कपास, नील और रेशम की फसलें जो किसान बेचते थे वो उन्हें नकद रूप में ही उन्हें मुद्रा प्राप्त होती थी। यहाँ हम आपको एक गांव में मुद्रा की बात करते, मुद्रा का चलन। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री ज्वा बैप्टिस्ट तैवर्नियर, ज्वा बैप्टिस्ट तैवर्नियर यह बताता है, या उसने यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराप करते। गांव में वो कहता है, तैवर्नियर ने लिखा है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे। छोटे छोटे ऐसे गांव थे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहा जाता था। जो मुद्रा की फेरबदल करते थे उनको क्या कहा जाता था? सर्राफ। मुद्रा की फेरबदल का मतलब है आपके पास मुद्रा है, उसको एक्सचेंज करने का जो काम होता था, बदलने का काम होता था, उनको सर्राफ कहा जाता था। वो गांव में जाते थे, उनका भी अपना एक व्यापार होता था, ये सर्राफ हुआ करते थे। इनका काम था मुद्रा की फेरबदल करना, फेरबदल करना। ये किनका काम था? सर्राफों का। ये गांव में जाते थे और मुद्रा को बदल लेते थे।
जैसे किसी किसान ने नील की खेती या रेशम की फसल या फिर कपास की फसल किसी देश को भेजी, मान लेते उसने मिस्र के लिए निर्यात कर दी, तो वहाँ मिस्र की मुद्रा आएगी। तो मिस्र की मुद्रा तो हमारे देश में चलने वाली नहीं है, तो उस मुद्रा का फेरबदल कौन करते थे? सर्राफ लोग जो गांव में हुआ करते थे, ये लोग करते थे। एक बैंकर की तरह सर्राफ हवाला भुगतान करते हैं। ये लोग क्या करते थे? बैंकर की तरह ये लोग हवाला भुगतान करते थे। हवाला का मतलब होता है हवा में भुगतान कर देना। मसलन एक सर्राफ यहाँ कुछ पैसा आपसे वस्तु ले लेता था और उधर आपको किसी को देना है, तो वो वहाँ उससे कह देता था हमारे पास से आ गई, आप वहाँ दे दो, तो एक प्रकार से हवाला हो जाता था, वहाँ उसका वो भुगतान दूसरा व्यक्ति कर देता था। तो सर्राफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं। कभी कभी पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की, चूँकि कौड़ियाँ भी उस समय चलती थी। कौड़ी एक प्रकार का हमारे यहाँ का एक मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था और कौड़ी और पैसे के मुकाबले मुद्रा के दाम बढ़ा लेते थे ये लोग। यहाँ एक चित्र दिया गया है, एक सर्राफ बैठा हुआ है, ये हाथ में तराजू लिए है और ये मुगल कालीन वेशभूषा में दिखाई दे रहा है। ये अपने काम में लगा हुआ है मुद्रा का फेरबदल करने के लिए। यहाँ एक चित्र और दिया गया है, इसमें एक महिला सूत काटती हुई दिखाई दे रही है, चरखा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस समय महिलाएं भी क्या करती थी? भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती थी, चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, मतलब कृषि के अतिरिक्त वो अन्य कार्यों से अपनी जीविकोपार्जन चला सकती थी। धन कमाने के लिए वो अपना सहयोग देती थी। तो एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा स्त्रियां भी हुआ करती थी। हमें इतिहास के इन्हीं विषयों से, इन्हीं चित्रों से, इन्हीं अवशेषों से इस बात का पता चलता है महिलाएं भी पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती थी, जिससे कि घर अच्छे से चल सके। हमारा अब तीसरा उपभाग प्रारंभ होगा, कृषि समाज में महिलाएं। कृषि समाज में महिलाएं, चूंकि उस समय अभी हमने आपको बताया दस्तकार और कृषक, दस्तकार और किसान। दस्तकार वो व्यक्ति होते थे जो किसानों की सेवा करते थे, गांव की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान होता था। किसानों का तो चूंकि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, इनका तो महत्व तो है ही, चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर टिकी हुई है, ये बात भी हम जानते हैं। आज हम देखेंगे कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। किसी भी समाज में हमने देखा हो, उत्पादन जो भी होता है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के खास भूमिका अदा करते हैं। हम जानते हैं जो व्यक्ति यदि दफ्तर में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। चूंकि स्त्री घर संभालती है, तब उसका पति जाकर के ऑफिस संभाल पाता है। पुरुष के कपड़ों पर इस्त्री करना, अगर वो अच्छी टाई बांध के खड़ा हुआ है ऑफिस में, तो निश्चित रूप से उस टाई की और उसकी शर्ट की चमक उसकी स्त्री के हाथों की मेहनत ही होगी। मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम उनकी बात नहीं कर रहे जिनके यहाँ नौकर चाकर हैं, हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहे हैं। तो स्त्री घर संभालती है, तभी पुरुष ऑफिस को संभाल पाता है, लेकिन इसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। वेतन आती है पुरुष के हाथ में। स्त्री बच्चे संभालती है, स्त्री घर के सारे काम देखती है। यदि ये बराबर काम करने लगें तो पतिदेव ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है देवी जी के बर्तन पहले साफ हो जाए, पतिदेव के देर से साफ हों। देवी जी अपने काम पहले निपटा लें, पतिदेव देर से निपटा पाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को परवरिश करना, उनको स्कूल भेजना, उनके कपड़े साफ करना, दोनों लोग मिलकर करें तो नहीं लगता, मुमकिन नहीं है कि वो ऑफिस में नहीं पहुंच पाए। तो स्त्री और पुरुष दोनों जब मिलकर काम करते हैं तभी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाती। कृषि क्षेत्र में ले लो आप, अगर पति खेत में जुताई कर रहा है तो महिला भी घर के, स्त्री भी घर के पर रह करके उसके लिए भोजन की व्यवस्था अरेंज करती, तभी जाकर के वो खेत में जुताई कर पाता है। तो यहाँ पर हमने आपसे बताया, शायद ही कोई ऐसी समाज में, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिका अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते हैं। कंधे से कंधे मिलाने का आशय ये नहीं होता है कि जाकर के बैल की तरह दोनों कंधे लेकर के खड़े हो जाएं। कंधे से कंधे मिलाने का मतलब होता है साथ देना, पूरी तरह से साथ देना। जिस प्रकार कंधा कभी ऊंची जगह पर झुक जाता है, नीचे पर ऊपर हो जाता है, इसको कहते हैं साथ देना। तो स्त्री और पुरुष जब भी जैसी परिस्थितियां होती हैं एक दूसरे का साथ दे करके कृषि कार्यों में अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। यदि पुरुष खेत की जुताई करते थे तो महिलाएं उसकी निराई, गुड़ाई, कटाई और उसके जो दाने साफ करने का काम होता था वो लोग ये करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, धीरे धीरे गांव की छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का विकास होने लगा और व्यक्तिगत खेती का भी विकास हुआ, मतलब लोग अपनी स्वयं की खेती करने लगे, जमीन उनकी स्वयं की मिल्कियत बन गई। तब यानी ये जो विकास हुआ था वो मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी। ये क्या थी? छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का विकास और छोटे छोटे खेतों का विकास हुआ या व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी। तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बनने लगे। घर परिवार के संसाधन और घर का श्रम ही उत्पादन की बुनियाद बनने लगे। यानी घर के लोगों का जितना श्रम होगा उतना अच्छा उत्पादन होता था, और घर के लोगों में स्त्रियां भी आती। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क अब लिंग बोध के आधार पर अंतर किया गया महिला के साथ। कैसे? घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द। मुमकिन नहीं था, फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। यानी मुमकिन ये नहीं था, ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि महिलाएं घर संभालें और पुरुष बाहर संभालें, ये मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं के जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर, यानी उनकी जो जैव वैज्ञानिक संरचना है, उनकी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, इन क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बगैर किसी बात को जाने, बगैर किसी से कहे, पहले से ही अपने मन में कोई धारणा बना लेना, इसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। यानी पश्चिम भारत में जो राजस्वला महिला होती है, राजस्वला महिला का मतलब होता है जो इस महिला का मासिक चक्र चल रहा हो, उनका जो मासिक चक्र होता है 5 दिन का, यदि वो चल रहा है तो उसको हल छूने का और कुम्हार की चाक छूने का अधिकार नहीं था। क्योंकि कुम्हार की चाक बड़ी पवित्र होती है, मिट्टी के बर्तनों को पूजा के काम में लिया जाता है और राजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। इसी प्रकार हल का भी, हल से गेहूं पैदा होता है जिसका उपयोग भगवान को भोग लगाने में या अन्य पवित्र कर्मों में किया जाता है, इसलिए हल को भी उसको नहीं छूने दिया जाता है। किसको? राजस्वला महिला को, क्योंकि राजस्वला महिला का आशय हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। जहां बंगाल में पान के बागान हुआ करते थे, पान के बगीचे होते थे, पान का प्रयोग भी हम पूजा कर्म में या पवित्र कार्य में या खान पान से इसका संबंध होता है, और जो मासिक धर्म युक्त महिलाएं होती थी उनको पान के बागानों में जाने की मनाही थी। ये कौन सा था? लिंग भेद यहां दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी जो वैज्ञानिक या हम कह सकते हैं उनकी
उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो बनावट है, महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, इन सब के कारण हम पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। मतलब महिलाओं का काम ज़्यादातर क्या था? सूत कातना। सूत कातने में चाहे वो राजस्वला हो या फिर ना हो, वो सूत काट सकती है, निर्बाध रूप से काट सकती है। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने का काम कर सकती है, लेकिन मिट्टी यदि चाक तक आ गई, चाक उसको कहते हैं जिस पर रख करके बर्तन बनाया जाता है। एक पहिया होता है चाक का, और उस चाक के पहिए पर मिट्टी रखकर बर्तन बनाया जाता है। उससे पहले मिट्टी को गूंथना वो महिला काम कर सकती, लेकिन चाक के पहिए पर मिट्टी आ गई, उसको राजस्वला स्त्री नहीं छू सकती। ये दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू हैं जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, वाणिज्यीकरण का मतलब है व्यवसायीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। मतलब जो वस्तु ज़्यादा वाणिज्यिक हो जाती थी, ज़्यादा उसकी बिक्री होने लगती थी, उसमें महिलाओं का उतना ही योगदान बढ़ता जाता था। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेती में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। कभी कभी तो स्त्रियां खेती में ही काम नहीं करती थी, बल्कि जिन्होंने उनको नियुक्त किया है किसी काम के लिए, उनके घर पर भी वो जाती थी घरेलू काम करने के लिए, या फिर बाजार में भी किसी वस्तु के खरीदने के लिए या किसी काम के लिए उन्हें जाना पड़ता था। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। समाज कैसा था? श्रम प्रधान था। समाज में प्रधानता किसकी थी? श्रम की। और श्रमिक हमें कहां से मिलते थे? महिलाओं से, क्योंकि बच्चे पैदा करती थी महिलाएं, और जब बच्चे पैदा वो करती थी तो जाकर के एक उनको श्रम के साधन के रूप में देखा जाता था। इस रूप में देखा जाता था कि ये महिला है, अगर ये बच्चे 2-4 बच्चे अगर इस जो हमको देती है, समाज को देती है, तो समाज को श्रम मिलने वाला है। इसलिए उनको बच्चा पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी देखा जाता था। जैसे आज से कुछ वर्षों पहले जब हमारे यहाँ वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं होती थी, कृषि के उपकरणों का अभाव था, लगभग बैल के से हम कृषि करते थे, तो जब किसी गाय को बछड़ा होता था तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे। गाय ने क्या दिया? एक श्रम का साधन दे दिया हमको। ये बछड़ा है, कुछ दिनों बाद बैल बनेगा जो कि हमारे खेत में जुताई करेगा। तो वो श्रम के साधन के रूप में जब गाय को बछड़ा होता था तो लोग बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? क्योंकि वो हमें एक श्रम के साधन के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब हमारा समाज श्रम प्रधान समाज था, तो महिलाएं चूंकि बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लगा, उनको महत्वपूर्ण माना जाने लगा था, एक संसाधन के रूप में देखा जाता था कि इनसे हमें लड़के पैदा होंगे जो हमें, या लड़कियां पैदा होंगी जो हमें समाज को श्रम देंगी। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर ज़्यादा था। इसके बाद भी महिलाओं की कमी थी। क्यों कमी थी? उनको महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन महिलाओं की कमी क्या थी? जो शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, कवारी में तो ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि कवारी महिला को इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। सबसे पहले तो कुपोषण, उनको इतना खाने को नहीं मिलता था। दूसरी, बार बार माँ बनने, चूंकि माँ बनना उनकी मजबूरी हो जाती थी। उस समय ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जिससे कि माँ बनने से उन्हें रोका जा सके। साथ ही साथ ऐसा भी था कि महिलाओं को माँ बना करके एक श्रम उत्पादित किया जाता था। एक लड़का यदि उसको पैदा होगा तो एक समाज को श्रम का स्रोत मिल जाएगा, इसलिए भी उन्हें बार बार माँ बनना उनके लिए या समाज के लिए खुशी का अवसर माना जाता था। तो माँ बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से माँ तो बन जाती थी, लेकिन जब प्रसव होता था, बच्चे का जन्म होता था, उस समय उसका पुनर्जन्म माना जाता था। ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, तो शादीशुदा महिलाओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। फिर किसानों और दस्तकारों में कुछ नए नियम आ गए जो संभ्रांत परिवारों में नहीं होते थे या उनसे अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम होने लगी, प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु होने लगी, कुपोषण से उनकी मृत्यु होने लगी। तब जाकर के फिर क्या हुआ? समाज में अब महिलाओं की कमी है, विवाह तो करना ही करना है। क्योंकि महिला को उस समय क्या सोच के
दृष्टिकोण था लोगों का। उस समय दृष्टिकोण ये था कि ये बच्चे पैदा करेगी जो हमारे श्रम के काम आएंगे और जिससे हमारा परिवार उन्नति करेगा। ये उन लोगों का सोच थी। तो हमें किसी न किसी प्रकार एक महिला तो घर में किसी का विवाह करके लाएंगे, 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो परिवार का भरण पोषण तो वो करेगा। तो इसके लिए महिलाओं की फिर कीमत यानी दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना कि दहेज की। पहले दहेज नहीं लिया लेते थे वर पक्ष वाले, बल्कि दुल्हन की कीमत उसके पिता को देते थे। तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। कोई विधवा स्त्री और तलाकशुदा महिला भी 17वीं शताब्दी में विवाह कर सकती थी। तलाक चूँकि हमारे यहाँ मुग़लों का साम्राज्य था, मुग़ल भी थे, तो उनमें तलाक की प्रथा थी। तो तलाकशुदा महिला या विधवा महिला भी हमारे यहाँ पर विवाह कर सकते थे। चूँकि महिलाओं की कमी थी, महिलाओं की कमी थी समाज में, तो एक विधवा महिला या तलाकशुदा महिला से विवाह करके फिर से बच्चे पैदा किए जा सकते थे। चूँकि हम इस बात पर बहुत बार हम कह चुके हैं, शब्द को दोहरा चुके हैं कि महिलाओं का प्रयोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही किया जाता था, क्योंकि उस समय श्रम बहुत महत्वपूर्ण साधन था। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। यानी महिलाओं की जो प्रजनन शक्ति होती थी, बच्चे को जन्म देने की जो शक्ति होती थी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि उस समय उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। ये लगता था कि इस पर से काबू ना खो जाए। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। मतलब स्त्री कैसी थी, प्रजनन की शक्ति उसकी थी, अब उस पर काबू रखना बहुत ज़रूरी था। जो महत्वपूर्ण है उसको कंट्रोल भी तो करना है, नियंत्रित कैसे किया जाए। घर का मुखिया मर्द होता था जो परिवार की सभी महिलाओं पर नियंत्रण रखता था, उनको अपने कंट्रोल में रखता था। और बाहर यानी उसका पति तो होता ही था, लेकिन साथ साथ में परिवार के लोग महिलाओं पर नियंत्रण रखते थे, उस पर काबू पाने का प्रयास करते थे। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों का द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर यदि कोई महिला अपने पति से बेवफाई कर देती है, पति के विरुद्ध जाकर के किसी अन्य पुरुष से संबंध बना लेती है, पर महिला को भयानक दंड दिया जा सके, ऐसे दंड दिए जाते थे, भयानक दंड। तो इस डर से महिलाएं कभी बेवफाई नहीं करती थीं। चूँकि समाज में बेमेल विवाह का भी प्रचलन था, जाति प्रथा के अंदर विवाह होते थे, बेमेल विवाह होते थे। एक कम उम्र की महिला का विवाह अधिक उम्र के पुरुष से करवा दिया जाता था, तो उसकी शारीरिक ज़रूरत उस पुरुष से पूरी नहीं हो पाती थी। तो महिलाओं को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में भी उलझ जाना पड़ता था। लेकिन समाज में दंड का भय बहुत ज़्यादा हुआ करता था। महिलाओं को बहुत खतरनाक दंड दिए जाते थे, भयानक दंड दिए जाते थे। राजस्थान और गुजरात ये इसमें बहुत आगे थे। राजस्थान में तो आज भी कभी कभी समाचारों में आ जाता है कि एक दूसरी जाति की लड़की ने दूसरी जाति के लड़के से संबंध प्रसंगों में पकड़ी गई, तो उसके सारी पंचायत के सामने बाल मुंडवा दिए गए, उसको पेड़ से बांधकर चाबुक मारी गई और उसका उसी के साथ विवाह कर दिया। अगर किसी पुरुष ने किसी जाति के पुरुष ने किसी अन्य जाति की किसी अविवाहित लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म कर दिया, तो उसके साथ फिर उसका विवाह भी पंचायत का फैसला आ जाता था कि इसी के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं। अब केवल महिलाओं के लिए ही यह चीज़ हो कि महिलाएं अगर बेवफाई करती हैं तो उन्हें शक की बिना पर, चूँकि सबूत उस समय तो नहीं मिल पाते थे, अब तो हाईटेक युग हो गया, सबूत मिल जाते हैं, लेकिन उस समय कोई सबूत नहीं मिल पाते थे तो शक ही रखते थे, बेवफाई का शक, और उसको दंड दे दिया जाता। अब वो शक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका कोई निश्चित नहीं होता था, गलत भी हो जाता। कभी कभी मर्द उस पर बेबुनियाद शक कर बैठता था जबकि वो निर्दोष होती थी, लेकिन उससे दंड मिल जाता था। लेकिन अगर पुरुष बेवफाई करें तो उसके लिए भी महिलाओं ने विरोध किया। या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करते हैं, या फिर महिलाएं गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगा देती थी कि वो
गृहस्थी और बच्चों की देखरेख नहीं करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, उनको कोई दंड नहीं मिलता था, लेकिन क्योंकि पुरुष प्रधान समाज थी, परिवार का मुखिया भी पुरुष होता था और गांव का मुखिया भी पुरुष होता था, तो पुरुष को इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन राज और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायतों को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। अगर कोई महिला पंचायत में कोई दरख्वास्त देती थी अपने पति के विरुद्ध, अपने किसी परिवार के, केवल पति ही महिला के साथ अत्याचार नहीं करता है, कभी कभी परिवार के अन्य पुरुष भी उसके साथ अत्याचार करने का प्रयास करते हैं या किया है या कर सकते हैं। जैसे उसका देवर, उसका पति का बड़ा भाई जिसको जेठ के नाम से जाना जाता है, ज्येष्ठ भ्राता, या ससुर या चची या ससुर, परिवार में और भी बहुत सारे मर्द होते हैं, ये भी उसके साथ यदि किसी प्रकार का गलत व्यवहार रखते हैं तो जाकर के इस महिला अपनी एक दरख्वास्त पंचायत में देती थी, लेकिन पंचायत के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता था। हम मान सकते हैं जैसे कोई दबंग व्यक्ति होता है, उसकी एफआईआर नहीं होती है थाने में, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लेके रख लेते लेकिन उस पर दर्ज नहीं करते हैं। उसी प्रकार महिलाओं की भी कोई दरख्वास्त तो जाती थी, लेकिन पंचायत के रिकॉर्ड में उसको दर्ज नहीं किया जाता था। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। कोई भी दरख्वास्त करने वाली महिला होती थी तो उसका नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि लिखा जाता था फला की पत्नी, अला की बहन, इस प्रकार से, यानी उसका नाम, उसका हवाला दिया जाता था। किसी की पत्नी, किसी की मुखिया का नाम हो, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। भूमिहर अर्थात भूमिहर जो भद्रजन थे, भद्रजन कहते सज्जन पुरुषों को, जो भूमिहर हर सज्जन पुरुष हुआ करते थे, उसमें महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। यानी जमींदार जो लोग होते थे, जमीन जिनके पास होती थी, उसमें महिलाओं को जमीन पर पुश्तैनी हक था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। चाहे वो विधवा हो या फिर शादीशुदा महिलाएं हो, वो भी जमीन बेचने का अधिकार रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। हिंदू महिलाएं हो या मुसलमान महिलाएं हो, इनको संपत्ति कैसे मिलती थी? हिस्सेदारी में प्राप्त हो जाती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जमींदारी भी इनको मिल जाती थी, जैसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। बस आज के लिए इतना ही।